गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख चुके हैं, कैपेसिटर हम लोग का चल रहा है। कैपेसिटर से रिलेटेड जेईई मेन के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जेईई एडवांस करेंगे, उसके बाद नीट पे हम लोग आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेईई मेन का क्वेश्चन बैंक अभी कर रहे हैं तो नीट वाले विद्यार्थी इसको ना देखें, ऐसा नहीं है। नीट वाले विद्यार्थी इसको देखेंगे। हालांकि उनका जो क्वेश्चन रहता है बच्चों जेईई मेन के लेवल से बहुत नीचे रहता है, लेकिन फिर भी उनको देखना है ये लेक्चर, और एडवांस वाले को तो देखना ही देखना है। हाँ, लेकिन जब एडवांस का फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे उस समय नीट वाले विद्यार्थी एडवांस वाले लेक्चर को ना देखें, उनको कोई फायदा उससे होने वाला नहीं है। उनके रेंज से फिर वो बहुत आगे है। क्लियर है बच्चों? तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। 3 क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट लेक्चर में, यानी पहला वीडियो जब अपलोड किए तो 3 क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उसका। आगे उससे आगे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। लेकिन फिर मैं एक बात बता रहा हूं बच्चों, पिछले क्लास में भी आपको बताए थे कि चाहे वो एडवांस का क्वेश्चन हो या नीट का हो या मेन का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सारा क्वेश्चन आपका जो होता है बच्चों वो बेसिक बात को मिला के ही बनाया जाता है। बेसिक अगर आपका, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप छोटे छोटे बात को ध्यान में रखते हैं, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा। और उसके लिए आप देख ही रहे, सामने आपको बनाए, पिछले क्लास में भी क्वेश्चन बनाए आपको। आप देखें कि 2-3 फार्मूला है जिसके इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते रहता है। फिर अभी भी जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन होगा। 2015 या फिर 16 यानी 2016-15 का क्वेश्चन सब है, और वो सारा क्वेश्चन फिर देखेंगे आप बच्चों कि वो 2-3 फार्मूला के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन होगा। क्लियर बच्चों? तो पिछले क्लास में बताए थे वो दोनों तीनों फार्मूला, और फिर अभी मैं बता रहा हूं। छोटा छोटा बात है बच्चों, लेकिन उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है, इसलिए आप उसको मतलब जो अभी करेंगे सो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, फिर आगे की बात आगे होगी। और जो पिछले क्लास में जो क्वेश्चन किए सो ये दोनों क्लास का जो क्वेश्चन है बच्चों वो 2-3 बात है छोटा छोटा जिससे रिलेटेड है क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? तो फिर से मैं वो चीज पहले बोर्ड पर लिख देता हूं, तब क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। क्या बात है पहले देखिए। पहला पॉइंट है बच्चों, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं कि अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है इस तरह से, ये C1 है बच्चों और ये C2, ए और बी पॉइंट के बीच ये दोनों कैपेसिटर लगे हुए हैं। सीरीज में कैसे हैं बच्चों? तो यहां से जो चार्ज जाएगा Q, वो इसमें भी वही चार्ज जाएगा, इसमें भी वही चार्ज जाएगा। तो C1 C2 से अगर चार्ज सेम क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब दोनों सीरीज में है। तो ये सीरीज में अगर इसको आप हटा के एक कैपेसिटर लाना चाहते हैं, यानी इसका C इक्विवेलेंट अगर आपको चाहिए बच्चों, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाएंगे जब 2 कैपेसिटर सीरीज। इसे आपका न्यूमेरिकल बनाने का जो आपका टाइमिंग है बच्चों वो बहुत बचेगा। यानी 2 कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो उनको उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको लगाना है C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। ये एक बात हुई। दूसरी बात बच्चों कि अगर अच्छा ये फॉर्मूला आया कहां से, कुछ बच्चे सोच रहे हैं अरे तो आपको तो पता है कि सीरीज में जब कैपेसिटर होता है तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसी से एलसीएम लीजिए, ये आ जाएगा आपका। ये दोनों 2 बात थोड़े, इसी से ये आया है। लेकिन इस तरह से हम लोग इसको याद रखते हैं कि हम लोग का काम जल्दी होगा बच्चों, और कोई बात है नहीं, ये दोनों एक ही चीज है। ये एक पहली बात हुई बच्चों, पिछले क्लास में प्रूव भी किए थे। दूसरा बात है कि अगर 2 कैपेसिटर बच्चों, अगर 2 कैपेसिटर पैरेलल है इस तरह से, ध्यान से देखिए, अगर ये 2 कैपेसिटर बच्चों पैरेलल है, ए और बी के बीच बच्चों, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये और बी के बीच ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है। ये C1 है, ये C2 है बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि इसको हटा के इसके ऊपर एक कैपेसिटर लाए, यानी C इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं बच्चों, तो यहाँ C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 पैरेलल में सीधे जोड़ देते हैं, जितना भी रहे। फिलहाल अभी 2 है तो C1 प्लस C2 कर दिए। तीसरी बात, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 कैपेसिटर पैरेलल हो बच्चों, 2 कैपेसिटर पैरेलल हो, 2 पॉइंट के बीच, ये ए और बी के बीच लगे हुए हैं, इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है बच्चों। अगर आपने बैटरी कनेक्ट किया, ध्यान से सुनिएगा, दोनों के बीच आपने बैटरी कनेक्ट किया, ये नेगेटिव है बैटरी का, ये पॉजिटिव है। आपको बता चुके हैं बच्चों कि बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज सप्लाई करती है, यानी V वोल्ट का बैटरी है। यानी मान लो बच्चों कि यहां से Q चार्ज ये बैटरी सप्लाई की,
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्यू चार्ज निकला, तो ये चार्ज यहां तक तो आएगा बच्चों, यहां क्यू ही आएगा। लेकिन इसके आगे जब जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनिए, तो यहां तो दो वायर है, एक ये है और एक ये है, तो दोनों में चार्ज का बंटवारा होगा, चार्ज डिवाइड होगा बच्चों दोनों में। तो दोनों में बंटवारा हो तो मान लीजिए इसमें चला गया आपका Q1 और इसमें चला गया Q2। पिछले क्लास में भी चीज हम बताएं, प्रूफ भी किए थे आपको बच्चों। फिर से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है, इसको हम एक बैटरी से जोड़ दिए, तो बैटरी यहां से Q चार्ज सप्लाई की, बता चुके हैं आपको कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस Q चार्ज निकालते हैं। तो Q चार्ज यहां से बैटरी सप्लाई की, यहां तक तो Q आएगा, आगे दो ब्रांच है तो चार्ज का बंटवारा होगा। अब ये जो Q1 Q2 आपको दिख रहा है, इस जो बैटरी चार्ज भेजी है ना बच्चों, उसको हम लोग मेन चार्ज बोलेंगे। जब हम मेन चार्ज बोले तो आप समझ जाए जो बैटरी द्वारा सप्लाई की गई चार्ज है उसकी बात मैं कर रहा हूं बच्चों। ये जो चार्ज है बैटरी का चार्ज Q, ये कैसे निकालते हैं, याद कीजिए, C इक्विवेलेंट इंटू V। हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी बैटरी द्वारा सप्लाई की गई चार्ज आपको कैलकुलेट करना हो मेन चार्ज, तो Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V, जहां पे V है बैटरी का पोटेंशियल। आप मान लीजिए 12 वोल्ट का बैटरी अप्लाई है तो यहाँ 12 रखिए, और C इक्विवेलेंट है इन दोनों कैपेसिटर या जय गो कैपेसिटर है उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि ये Q1 और ये Q2 हमको निकालना है, ये काम देगा आपको, तो ये Q1 अगर निकालेंगे बच्चों, तो Q1 बताइए किस कैपेसिटेंस का चार्ज है, C1 का। तो जिसका चार्ज यानी Q1 जा रहा है C1 से, तो Q1 निकालेंगे बच्चों तो ऊपर मिलेंगे C1, ऊपर में C1, नीचे में दोनों को जोड़ के C1 प्लस C2 यानी टोटल, तो C1 प्लस C2 इनटू बच्चों मेन चार्ज जो बैटरी सप्लाई करे उसको हम मेन बोल रहे हैं। ये हो गया Q1 का फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। अगर कोई Q2 निकालना चाहता है तो Q2 किससे क्रॉस किया, C2 से, तो Q2 बराबर हो जाएगा बच्चों ऊपर में C2, जिसका चार्ज आप निकालेंगे, जैसे C1 का निकाले तो ऊपर में C1, अब C2 का निकाले तो ऊपर में C2, नीचे में C1 प्लस C2 यानी टोटल इनटू मेन चार्ज। बस ये इतना बात अगर आपको ध्यान में है बच्चों, तो फिर आज का क्वेश्चन या पिछले क्लास में जो क्वेश्चन हुआ है बच्चों, वो सारा क्वेश्चन आपको इसी 2-3 बात से रिलेटेड है। क्लियर है? चलिए लिखिए इसको, ध्यान से सुनिएगा। Q1 Q2 का ये फॉर्मूला है, जो Q है जो मेन चार्ज जो बैटरी सप्लाई उसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। ये पिछले क्लास में भी आपको हम प्रूफ कर चुके हैं। क्लियर है बच्चों? जल्दी इसको लिखिए। तो आपके बोर्ड पर आज का पहला क्वेश्चन आ गया बच्चों। देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इस चीज को समझते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत कुछ आपको सिखाएगा, यानी आपका माइंड वॉश करेगा ये क्वेश्चन। 2015 यानी 2015 का क्वेश्चन है बच्चों। आप क्वेश्चन बैंक आपके सामने है तो आप देखिए उसको खोल के। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। 4 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है बच्चों। कह रहा है या आज का जो इसके बाद वाला भी क्वेश्चन है बच्चों, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट चार्ज Q2 ऑन द 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर changes at C varied from 1 microfarad to 3 microfarad Q2 as a function of C is given properly by। क्या मतलब हुआ इसका, मैं समझाता हूं। बोल रहा है कि ये 2 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर है बच्चों, देखिए सामने ये 1 माइक्रोफैराड का, ये 2 माइक्रोफैराड का, और ये C है और ये E वोल्ट का बैटरी है। मैं समझाता हूं पहले। ये जो 2 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है बच्चों, इस पर जो चार्ज आएगा बैटरी से जोड़ने पर ये चार्ज होगा सब, तो जो इस पे चार्ज आएगा बच्चों उसको क्वेश्चन बोल रहा है Q2। ठीक, यानी ध्यान रखिएगा जो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का जो चार्ज होगा उसको क्या लेना है हम लोग को, Q2 मानना है, क्वेश्चन में बोल रहा है। अच्छा, ये जो Q2 है वो कह रहा है कि Q2 चेंज कर रहा है, Q2 चेंज हो रहा है बच्चों। जब C को, ये जो C है बच्चों, इस C इसको चेंज करते हैं 1 माइक्रोफैराड टू 3 माइक्रोफैराड, यानी 1 से 3 चेंज करके ले जाते हैं किसको, C को। C का तो वैल्यू यहां दिया हुआ है नहीं, केवल C है। तो बोल रहा है क्वेश्चन अगर C को 1 से 3 तक चेंज करते हैं तो Q2 चेंज हो रहा है। और Q2 किसका फंक्शन है? अच्छा बताइए, एक बात बताइए, अगर C को 1 से 3 तक चेंज कर रहे हैं
तो Q2 चेंज हो रहा है, इसका यानी C चेंज होने से Q2 चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि Q2 किसका फंक्शन है? C का फंक्शन है। एकदम समझ में आ रहा है हमको कि भाई C को चेंज कर रहे हैं 1 से 3, तो उस हिसाब से Q2 चेंज हो रहा है, जो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का चार्ज है, इसका मतलब Q2 C का फंक्शन है। अरे भाई ऐसे समझो यार कि y बराबर 2x में एक इक्वेशन है तुम्हारे पास, देखो तो y बराबर 2x एक इक्वेशन है, इसमें अगर x को चेंज करें तो y चेंज होगा। इसका मतलब है कि y किसका फंक्शन है? x का। अरे x बदलने से और y बदल रहा है, इसका सीधा मतलब है कि y इज द फंक्शन ऑफ x। सोचिए आप। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन बोला है कि C को चेंज करने से Q2 चेंज हो रहा है, इसका मतलब Q2 किसका फंक्शन है? C का फंक्शन है। ठीक है, रुकिए पहले। तो बोल रहा है कि जो Q2 C का फंक्शन है, उस फंक्शन को बच्चों जो Q2 C का फंक्शन है, उस फंक्शन को इसमें चारों में से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कौन सा ग्राफ बता रहा है Q2 वाले फंक्शन को। फिर से सुनिए, आपका Q2 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का चार्ज Q2 C का फंक्शन है, इसका मतलब बच्चों Q2 में और C में कोई रिलेशन हम लोगों को निकलने वाला है, यानी कोई फंक्शन हम निकालेंगे Q2 और C को लेकर के, और उस फंक्शन को ये कौन सा ग्राफ दर्शा रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपको y बराबर 2x स्क्वायर एक फंक्शन दे देगा, x और y में फंक्शन है, बोलेगा इसका ग्राफ खींच दीजिए, या 4 गो ग्राफ दे दे और बोले कि पहचान के बताइए इस फंक्शन का कौन सा ग्राफ है। ठीक उसी प्रकार बच्चों Q2 और C का कोई फंक्शन अभी आने वाला है, निकालेंगे हम लोग इसके सहायता से, और उस फंक्शन का इसमें से कौन सा ग्राफ होगा ये हमको बताना है। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या करना है, क्या प्लानिंग है, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे काम करते हैं, स्टार्ट। चलिए बच्चों ग्राफ को छोड़ देते हैं, ऐसे ही इधर हम लोग सोल्व करते हैं। ये सर्किट है। चलिए अब आइए तो जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तो कैसे फंक्शन, पहले तो फंक्शन निकले तब तो देखेंगे कि कौन सा उसका ग्राफ है। पहले फंक्शन तो निकालिए। तो फंक्शन कैसे निकलेगा पहले इसको समझते हैं। बच्चों देखिए, ये आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। बोल रहा है कि इस तरह से एक सर्किट आपको दिया है, ध्यान से देखते रहेंगे सवाल में। आपको बोले थे कि आज का फिर जो बेसिक बताएं उसी पर ये क्वेश्चन ये भी बनेगा। यहां से ध्यान दीजिए, ये है आपका 1 माइक्रोफैराड का, ये है 2 माइक्रोफैराड का, और ये है C, और यहां है E। देखिए सुनिएगा पहले, जैसे हम लोग V वोल्ट का बैटरी लिखते थे ना, V वोल्ट का, तो वो V ना लिख के V के जगह पर क्या लिख दिया है? E। आप घबराएंगे नहीं उससे, हालांकि ये होना चाहिए ऐसे, जाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर में बच्चों, इसको जाई बोलते हैं, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन चलिए जाई लिखना चाहिए, लेकिन लिखा ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये E को मन में मानेंगे V, यानी V ना लिख के E लिखा है, E वोल्ट का बैटरी है, यानी इसका क्या मतलब बच्चों? E वोल्ट का बैटरी है। अब सुनिए, E वोल्ट का बैटरी है तो आपको तो पता है कि ये बैटरी यहां से चार्ज सप्लाई, ये प्लस है ये माइनस है, तो बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी। बच्चों यहां तक तो आएगा वही चार्ज Q, सुन लो, Q Q Q Q, C से भी क्रॉस किया क्योंकि एक ही तार से है, तो C से भी क्रॉस किया Q। लेकिन जब यहां आएगा तो चार्ज का बंटवारा होगा। बच्चों मान लीजिए इसमें चला गया Q1 और इसमें आ गया Q2। ध्यान से सुनिए, अभी हम लोगों के अनुसार 2 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर उसका चार्ज कितना है? Q2, जो हम लोग माने हैं वो Q2 है। अब क्वेश्चन इसको क्या बोल रहा है? ये देखिए स्मॉल Q2 हम लोग एज्यूम किए कि भाई 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का जो चार्ज है वो हम लोगों के अनुसार स्मॉल Q2 है, लेकिन क्वेश्चन इसी को बोला है कैपिटल Q2। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकाल लेंगे कैपिटल स्मॉल Q2 और उसको बोल देंगे कैपिटल Q2। क्लियर है बच्चों? यानी Q2 जो स्मॉल Q2 जो निकालेंगे बच्चों, वो क्वेश्चन के हिसाब से कैपिटल Q2 होगा। चलिए ये बात सही है, अब इसको रहने दीजिए, अभी हम लोग Q2 निकालेंगे, स्मॉल Q2 और उसको कैपिटल Q2 कह देंगे। पहले ये बताइए, यहां तक पहुंचने से पहले, Q2 निकालने से पहले बच्चों, तो हमको क्यों निकालना पड़ेगा? मेन चार्ज। तो याद कीजिए, अभी फिर बताएं आपको
कि ये बैटरी का जो मेन चार्ज है वो होता है C इक्विवेलेंट इंटू V। इस बार V के जगह पर रखना है हमको E। तो पहले C इक्विवेलेंट तो निकालिए। तो देखिए ये दोनों कहाँ है बच्चों, ये दोनों कहाँ है सीरीज में, सॉरी पैरेलल। ये अरे भाई ये 1 माइक्रोफराड ये 2 माइक्रोफराड तो पैरेलल है। तो पहले इनका काम कर लीजिए। तो याद कीजिए आज ये बताए हैं कि जब दो कैपेसिटर पैरेलल हो तो उनका सीधे जोड़िए। तो 1 और 2 3 यानी जोड़ देते हैं यहाँ पे 1 माइक्रोफराड प्लस 3 माइक्रोफराड 2 ना 2 माइक्रोफराड बच्चों ये हो जाएगा 3 माइक्रोफराड। ठीक, ये दोनों जुड़ के हो गया 3। अब ये C और ये 3 सीरीज में हो जाएगा बच्चों। अरे ये दो एक बन गया। तो ये C और ये जल्दी बोलिए ये C और ये 1 और 2 मिलके 3 ये दोनों सीरीज में। तो बच्चों अब दो सीरीज में है तो याद करो C है और 3 है सीरीज में, दोनों अलग अलग है। तो याद कीजिए दो सीरीज में हो तो उनका C इक्विवेलेंट C1 गुने C2 बटा C1 प्लस C2 आज ही बताए हैं। तो C1 इसको C1 मानिए। तो C1 गुने C2 यानी C गुने 3 बटा C1 प्लस यानी C प्लस 3 इनटू वोल्टेज। तो वोल्टेज के ऊपर E लिखिए आ गया यानी Q इज इक्वल टू बच्चों 3CE गुना कीजिए 3CE बाई C प्लस 3। ये तो वह चार्ज, हाँ सही तो है, ये तो वो चार्ज है बच्चों जो यहां से बैटरी सप्लाई करे। अब हमको Q2 चाहिए, यह चार्ज यहां पे आके बंटवारा हो रहा है तो Q2 चाहिए। पहले इसको उतार लीजिए। तो बच्चों पहले इतना उतारिए तो पहले तो हम लोग Q2 निकालते हैं। चलिए अब आइए Q2 के लिए। Q2 के लिए बच्चों पहले ये बताइए, याद है बोले थे ना कि इसका चार्ज निकालेंगे तो इसी का कैपेसिटेंस। तो Q2 आप याद कीजिए Q2 यानी क्वेश्चन के अनुसार से वो कैपिटल Q2 निकल रहा है। तो Q2 बराबर इसका चार्ज है ना बच्चों, तो ऊपर में 2 नीचे में टोटल जोड़ दीजिए। तो 1 प्लस 2 1 प्लस 2 यानी 3 वो तो बाद की बात है। 1 प्लस 2 इंटू मेन चार्ज यानी Q। तो आइए अब यहाँ पे अब चले Q2 ही लिखिए इसको। तो कैपिटल Q2 इज इक्वल टू बच्चों 2/3 ये आइए Q का वैल्यू अभी निकालें 3CE बटा C प्लस जल्दी बोलिए C प्लस 3। बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो Q2 इज इक्वल टू आ गया 2CE बाई क्या बच्चों C प्लस 3। देख लीजिए आपके सामने बच्चों ये तो बैटरी का वोल्टेज है E फिक्स रहता है, 2 तो आपका फिक्स है, बताइए 3 भी फिक्स है। C चेंज करने से Q2 चेंज करेगा यानी आपको पता चल गया यहां पे बच्चों कि आपका Q2 किसका फंक्शन निकल के आ गया C का। देखिए यानी C चेंज करेंगे वैसे वैसे चार्ज चेंज होगा, ये Q2 चेंज होगा यानी Q2 किसका फंक्शन है बच्चों। अरे भाई E को तो चेंज कर नहीं सकते हैं, E फिक्स हो गया बैटरी का वोल्टेज है। 2 और 3 तो चेंज होगा नहीं, तो क्या चेंज होगा भाई C चेंज होगा। तो C चेंज होने से Q2 चेंज होगा यानी Q2 किसका फंक्शन है C का। ये आपके सामने आ गया। चलिए पहले इतना उतारिए, अब मैं फिगर मिटाऊंगा, पहले इतना उतारिए। चलिए आपने उतार लिया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जरा देखिए, अब कहता है कि कौन सा ग्राफ इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चेक करते हैं, पहले फंक्शन यहां लिखते हैं बच्चों, क्या फंक्शन है पहले उसको लिखते हैं। फंक्शन है Q2 इज इक्वल टू 2CE बाई C प्लस 3। ठीक है, ये फंक्शन है C का। तो C को चेंज करना है बच्चों, हमको C को चेंज करना है, C को चेंज करना है 1 माइक्रोफराड से, क्वेश्चन में बोल रहा है 3 माइक्रोफराड। ठीक, 1 माइक्रोफराड से 3 माइक्रोफराड ये फंक्शन है। तो पहले 1 पर देखिए तो Q2 निकालिए पहले बच्चों C बराबर 1 माइक्रोफराड के लिए। ध्यान से सुनना, हम Q2 निकालने जा रहे हैं C बराबर 1 के लिए। तो जहां जहां C है वहां 1 रखिए। तो बच्चों Q2 इज इक्वल टू 2 C के जगह पर 1 इंटू E नीचे में आइए C के जगह पर 1 प्लस जल्दी बोलिए 3। तो बच्चों Q2 इज इक्वल टू, ये कौन Q2 है 1 के लिए, Q2 इज इक्वल टू बच्चों 2E ऊपर में 2E नीचे में बोलिए जल्दी 4। तो 2 दूना 4 यानी Q2 इज इक्वल टू आ गया E/2।
E/2 आया है Q2 का वैल्यू, कब? जब C का वैल्यू 1 लिए तब। अब बच्चों C का वैल्यू लेते हैं यानी Q2 निकालते हैं, C बराबर 3 माइक्रोफराड पर। चलिए ये Q2 निकलने जा रहा है बच्चों, कब? जब C बराबर 3 है तब। तो रखिए, तो जहां जहां C वहां 3 रखिए, तो 2 × 3 × E बाई बच्चों 3 + 3। अब 3 दूना 6 ऊपर में, तो 6E ऊपर और नीचे आइए, 3 × 3 6, 6 कैंसिल यानी E आ गया। अब देखिए जब C का वैल्यू 1 लिए तो Q2 का वैल्यू E/2 आया, जब C का वैल्यू 3 लिए तो Q2 का वैल्यू आ गया E। आप बताइए, नहीं दिख रहा होगा बच्चों आपको, जरा देखिए यहां से, ये आ जाएगा 3 दूना 6, 6E बाई बच्चों 6 से 6 कैंसिल, तब यहां आ गया आपका E। अब दिख रहा होगा आपको। एक बात बताइए, जब हम, ध्यान से सुनना, टाइम लग रहा है लेकिन जब एक बार सीख जाओगे ना तो आपको बनाने में इसको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। जब C का वैल्यू 1 रखे तो Q2 आया निकल के बच्चों E/2, और जब C का वैल्यू हम 3 रखें तब Q2 निकल के आएगा E। यानी सुनिए, हम C को बढ़ाएं 1 से 3 तो Q2 भी देखिए ना, पहले E/2 था, अब हो गया E। तो इन दोनों में कौन ज्यादा है बच्चों? ये ज्यादा है, ये अधिक है। यानी C बढ़ रहा है तो Q2 भी बढ़ रहा है। C 1 से 3 हुआ तो Q2 E/2 से E हो गया। यानी जैसे जैसे C बढ़ रहा है वैसे वैसे Q2 भी बढ़ रहा है। तो अब बताइए, इसमें से उस ग्राफ को लेना है जो ग्राफ C के हिसाब से क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। तो देख लीजिए, आप कौन देखते रहे, बताइए। ये ऊपर जा रहा है ग्राफ, यानी 1 से 3 करते हैं, इस पर C है बच्चों, तो अगर C को 1 से 3 किए तो ऊपर बढ़ रहा है, यानी चार्ज, देखिए चार्ज ऊपर है, चार्ज बढ़ते जा रहा है, तो ये ग्राफ चल सकता है। ठीक है, यहां आइए B में देखिए, तो देखिए जैसे 1 से 3 हुआ, C 1 से 3 हुआ तो ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब Q2 बढ़ रहा है, जबकि Q2 घट रहा है। देखिए ना, B में Q2 डिक्रीज कर रहा है। C 1 से 3 हुआ तो ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब Q2 का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, जबकि Q2 का वैल्यू बढ़ना चाहिए। तो ये ग्राफ मेरे काम का नहीं है, B को हटाइए, वो नहीं होगा। C में आइए, तो C में देखिए, C में कैपेसिटेंस 1 से 3 हुआ तो चार्ज भी बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर है, लेकिन बच्चों ये ग्राफ किसका है? स्ट्रेट लाइन का। ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बच्चों। जबकि जो मेरा इक्वेशन है Q2 का, वो स्ट्रेट लाइन का नहीं है। कहोगे कैसे? तो जरा देखो इसको मैं ढंग से, C के जगह पर x लिखो, तो C के जगह पर मान लो x है, तो Q2 बराबर 2xe बाई बच्चों x + C 3 होता। अरे भाई, इसी को C को x मान के तुमको समझाना चाह रहे हैं। तो ये 2 और E और 3 तो कांस्टेंट है, x ऊपर भी है, x नीचे भी है, तो x का जो ये फंक्शन है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन का नहीं है। क्यों? तो स्ट्रेट लाइन का तो तब होता है जब q, जैसे आप याद करो तो y बराबर 2x + 3, तो इसमें x, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जबकि यहां तो दोनों जगह x है, तो ये स्ट्रेट लाइन का तो इक्वेशन है नहीं। अरे आप सोच के देखो यार कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे हो गया? नहीं हो सकता है। तो यहां ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये ग्राफ भी आपका नहीं है। तो B और C तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि वो मेरे काम का है ही नहीं। अब D के बारे में देखिए, तो D देखिए 1 से C हुआ कैपेसिटेंस, तो D भी बढ़ रहा है, E भी बढ़ता हुआ है, इसमें भी चार्ज बढ़ रहा है, यह भी हो सकता है। इन दोनों में अब कोई एगो होगा, क्योंकि ये भी इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये भी इंक्रीजिंग ग्राफ है, लेकिन ये है अपवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन ग्राफ होगा बच्चों। तो इन दोनों में से कौन होगा, इसके लिए बच्चों अब पहले चेक करते हैं। पहले इसको उतार लीजिए, तो आप मिटाएंगे अभी। इन दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ मेरा आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों तो हुआ नहीं। तो चलिए ना, इसको हटा ही दीजिए, जब ये काम का नहीं है तो ऑप्शन में क्यों रखिए, इसको हटाइए। चलिए अब इन दोनों में से डिसाइड करना है कि कौन होगा। आइए बच्चों, इन दोनों में से डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेरा आंसर है। एक काम करते हैं, ये इक्वेशन है और ये दोनों ग्राफ है। बच्चों जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि दो ग्राफ
में डिसीजन लेना हो कौन सा ग्राफ सही है, तब उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा स्लोप। स्लोप आप नाम सुने, नया चीज आपके लिए नहीं है। स्लोप जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, tan थीटा। अब स्लोप डिसाइड कर देगा बच्चों कि कौन ग्राफ आपका सही है, यानी कौन आपको यहां पे मैच कर रहा है इस फंक्शन से, ये स्लोप बताएगा। स्लोप कैसे बताएगा जरा देखिए। tan थीटा को स्लोप कहते हैं, ये सब आदमी जानते हैं। बच्चों इसके बारे में सोचो, पहले ऊपर वाला के बारे में। ऊपर वाला के बारे में सोचिए तो ऐसा ग्राफ है ना, ऐसा ग्राफ है बच्चों। तो यहां मान लीजिए ना कि 1 से 3 तक ग्राफ है, 1 से 3 तक ऐसा है। इस पे 2 पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट यहां लीजिए, मान लीजिए आप A और यहां ले लीजिए B। दोनों पॉइंट पे टेंजेंट खींचिए बच्चों। A पर भी टेंजेंट खींचिए, A पर रफ ऐसे हम खींच रहे हैं। यहां कुछ कोण बना, इसको θ1 कह लीजिए, और B पर टेंजेंट खींचिए, B पर। तो B पर तो टेंजेंट आप सबको पता है कि B पर टेंजेंट ऐसे खिंचाएगा, यहां θ2 है। आप बताओ कि θ1 में जो A पर जो टेंजेंट आप खींचे हैं, θ1 में और θ2 में कौन बड़ा है, θ2 बड़ा है, यानी θ2 बड़ा है किससे बच्चों, θ1 से। इसका मतलब tan थीटा अगर लगा दे यहां पे, tan θ2 बड़ा होगा किससे, tan θ1 से। और इसको तो स्लोप बोलते हैं। इसका मतलब B पर का स्लोप ज्यादा है और A पर का स्लोप क्या है बच्चों, कम है। अरे भाई tan θ2 कम अधिक है और tan θ1 कम है। इसका मतलब tan θ2 तो यहां का स्लोप है, तो यहां का tan θ1 यहां का स्लोप है, तो यहां पे स्लोप कम है देखिए, और यहां गए आगे बढ़े तो स्लोप ज्यादा है। इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इस ग्राफ का स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी इंक्रीजिंग स्लोप है। अरे ध्यान से देखो, ये देखिए कितना चीज आप सीख रहे हैं एक क्वेश्चन से। इसी को तो बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाएगा आपको। यानी ये ग्राफ बता रहा है कि इस जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसका स्लोप इंक्रीज करेगा, यानी इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है ये। अब इस पे सोचते हैं, रुकिए, इस पे सोचिए। वो तो इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ हो गया, आप देख लिए। अब इसके बारे में जरा सोचिए तो बच्चों, लाइए इसको इधर, इसको लाइए इधर। ये ऐसा है, ऐसा है ना, देखते हैं बच्चों। ये पॉइंट मान लीजिए ये 1 है, ये 3 है, मान क्या लीजिए ये है। 2 पॉइंट यहां भी लीजिए, A ले लीजिए और इधर B ले लीजिए बच्चों। अब यहां पे ग्राफ खींच के देखिए, तो यहां पे टेंजेंट खींचिए A पे, पहले A पे खींचे बच्चों, तो ये एंगल आपका बना θ1 मान लीजिए। और B पे खींचिए तो B पे, B यहां है, ये बच्चों ऐसे कहीं आएगा। अब बताइए ये है आपका θ2। यहां देखो A पर जो θ1 है वो ज्यादा है और θ2 बच्चों जो B वाले हैं वो कम है। अब tan लगाइए दोनों में, तो tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। इसका मतलब है बच्चों कि A पॉइंट का जो टेंजेंट है, यानी सॉरी A पॉइंट का जो स्लोप है वो अधिक है और B पॉइंट का स्लोप कम है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्लोप घटेगा। अरे भाई यहाँ का स्लोप ज्यादा है, यहाँ का स्लोप कम है, इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाना स्लोप कमता जा रहा है, यानी ये जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग स्लोप का है और ये ग्राफ क्या था, इंक्रीजिंग स्लोप का। तो अब जरा इस फंक्शन की सहायता से स्लोप निकालिए। अगर स्लोप आपका डिक्रीजिंग हुआ तो यह आंसर होगा, अगर स्लोप आपका इंक्रीजिंग हुआ तो यह आंसर होगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है और ये इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है बच्चों। तो पहले अब इस फंक्शन की सहायता से स्लोप निकालो। अगर स्लोप डिक्रीजिंग है तो ये आंसर टिक लगाएंगे, अगर स्लोप इंक्रीजिंग आता है तो ये आंसर टिक लगाएंगे। चलिए अब स्लोप निकालते हैं बच्चों। अब स्लोप निकालिए तो पहले तो फिर से एक बार सुनिए आप लोग। मैं इतना मान के चल रहा हूं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो आपको इतना पता है कि कोई फंक्शन है y बराबर 2x या 2x² + 3, कुछ भी इस तरह का x y में फंक्शन है, तो इसका स्लोप यानी tan थीटा स्लोप, या उसी को बोलते हैं बच्चों dy/dx। देखिए स्लोप को या तो tan थीटा बोलिए या dy/dx बोलिए, एक ही चीज है। यानी इस तो dy/dx है क्या भाई,
ये है y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, और इसी को बोलते हैं tan थीटा और इसी को बोलते हैं स्लोप। ये तो सबको पता है बच्चों। तो यहाँ पे y का काम कौन कर रहा है, बोलो जल्दी। अरे जो काम यहाँ y किया वहां q2 कर रहा है, और जो काम यहाँ x किया वो यहाँ वेरिएबल कौन है, c। तो हमको यहाँ निकालना पड़ेगा dq2 बाई dc। ध्यान से सुनो, जैसे यहाँ dy बाई dx वैसे यहाँ dq2 बाई dc, और इसी को बोलेंगे क्या बच्चों, स्लोप। यही स्लोप है। तो चलिए अब हम लोग स्लोप निकालते हैं और चेक करते हैं। बच्चों शुरू कीजिए यहां से। आपको समझ गए कि dq2 बाई dc को स्लोप बोलेंगे। तो बच्चों देखिए, अब dq2 बाई dc यानी इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है c के रिस्पेक्ट में। तो बताइए ऊपर में क्या है, 2ce बाई c प्लस 3। बच्चों याद करो, और थोड़ा सा भी तुम तेज हो तो ऊपर वाला को u बोलिए और नीचे वाला को बच्चों क्या बोलिए, v। एक एक बात मैं समझा रहा हूं। तो u बाई v पर इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या फॉर्मूला है आपको पता है, नीचे वाला का स्क्वायर यानी v स्क्वायर, यानी बच्चों c प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर किया तो इसको छोड़ दीजिए यहाँ, तो c प्लस 3 इंटू बच्चों, ऐसे डिफरेंशिएशन का बेसिक 11th का बेसिक में बताएंगे, वहां सीखेंगे, इतना तो आपको पता ही है। इसका किए तो इसको अब छोड़ दिए, अब 2c का कीजिए, तो 2e तो कांस्टेंट है, c का करेंगे बच्चों तो उसका 1 हो जाएगा c के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा 2e। अरे भाई c का 1 हो गया, माइनस दीजिए यहाँ पे। अब इसको किए थे ना, अब इसको छोड़ दीजिए, यानी 2c को रहने दीजिए। अब इसका कीजिए डिफरेंशिएशन, जिसको बाहर किए थे, तो c का 1 और 3 तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया। ये डिफरेंशिएशन हुआ बच्चों। अब dq2 बटा में dc यानी ये स्लोप है बच्चों। स्लोप इज इक्वल टू, नीचे तो वैसे ही रहेगा c प्लस 3 का होल स्क्वायर, c प्लस 3 का होल स्क्वायर बच्चों। अब देखिए इसको गुना कीजिए इससे, तो इसको इससे गुना करेंगे तो 2ce, इसको इससे करेंगे तो 3 दूना 6e 6e, अब माइनस 2e तो 0, खत्म कीजिए उसको, तो 2c बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो dq2 बाई dc इज इक्वल टू आ गया आपका 6e बाई क्या बच्चों, c प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बताइए ऊपर तो 6e कांस्टेंट है, c नीचे में आया, तो नीचे में c आया बच्चों, इसका मतलब c बढ़ाएंगे तो स्लोप घटेगा। अरे नीचे वाला चीज को बढ़ाते हैं तो टोटल का मान घटेगा, तो c अगर बढ़ेगा तो स्लोप घटेगा, यानी डिक्रीजिंग स्लोप है, तो वो तो इसमें है, यानी डी आपका आंसर हुआ। क्लियर है बच्चों, यानी यहां पे बता रहा है कि अगर c को मैं इंक्रीज करता हूं बच्चों, c को बढ़ा रहा हूं, तो मेरा स्लोप क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। और ये तो यहां हो रहा है कि जैसे c बढ़ रहा था डिक्रीजिंग स्लोप है, यानी आंसर आपका हो गया डी। देखिए इतना बात था इस क्वेश्चन में, लोग ऐसे ही आके आपको सोल्व करके चला, कुछ समझ में आएगा। अब कहो सर तब टाइम तो बहुत ले लिया आप। अरे भाई तो हम आपको समझाए हैं एक एक चीज बच्चा की तरह, तब ना टाइम लगा। जब आप सीख जाओगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर दो, क्योंकि आपको प्रोसेस पता है ना भाई। अगर मान लो हमको प्रोसेस पता था, अगर हमको सोल्व करना होता तो मैं इतना समय क्यों लगे, विदिन 30 सेकंड हम क्वेश्चन को सोल्व कर देते, क्योंकि हमको प्रोसेस पता है, हम ही को बनाना है। तो आपको जब एक बार प्रोसेस पता चल जाएगा तब खुद से सोल्व करोगे, तो इतना तुम किसको समझाना, तो तुरंत बना दोगे। क्लियर है बच्चों।